तो सामान्यतः जो शब्द है जर्नलिज्म, इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है जनरल शब्द से, ठीक है। और जनरल शब्द का मतलब होता है कि जो दैनिक पंजिका है, जो डे टू डे का हिसाब किताब रखने की चीज है, उसको हम जर्नल कहते हैं। तो वहां से शब्द निकला है जर्नलिज्म। इसको जो है पत्रकारिता की अगर भाषा की बात करें तो ये जो दैनिक पत्रिका है, इसका जो प्रत्येक दिन का जो लेन देन का कारोबार है कि रोज क्या हुआ, क्या खरीदा, क्या बेचा, तो सारे दिन भर की जो रिपोर्ट होती है उसे सामान्यतः जर्नल कहा जाता है। पत्रकारिता की दुनिया में इस शब्द को हम पत्रकारिता के व्यवसाय से जोड़ते हैं और दिन भर की जो चीजें हुई है उसे जो प्रकाशित किया जाता है उसको जर्नलिज्म कहते हैं। कि भाई ये जर्नलिज्म है कि जो दिन भर की चीजें हैं उसका हमने प्रकाशन किया और उसी को हम समाचार कहते हैं। तो जो इस प्रकाशन के कार्य में लगे हुए लोग हैं वो जर्नलिस्ट लोग हैं और इसके व्यवसाय को जर्नलिज्म कहा जाए। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जर्नलिज्म। अब इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे चेम्बर्स 20th डिक्शनरी जो है 20th सेंचुरी डिक्शनरी, वो कहती है कि जो पब्लिक जर्नल निकालने का व्यवसाय, उससे जुड़ा हुआ जो कारोबार है वो जर्नलिज्म है। बहुत साधारण सी परिभाषा है। वेबस्टर इंटरनेशनल 3rd इंटरनेशनल डिक्शनरी जो कहती है, वो कहती है कि दैनिक अभिरुचि की सामग्री का प्रस्तुतिकरण, प्रकाशन, प्रसारण, ये जर्नलिज्म है, ये पत्रकारिता है। सामान्यतः पत्रकारिता को हम उस संप्रेषण से जोड़ते हैं जिसमें पाठकों के लिए सूचनाएं होती हैं, समाचार होता है। लेकिन जब हम इसके मूल कार्य की तरफ आते हैं कि इसका और क्या क्या काम है, तो इट मस्ट बी इंटरेस्टिंग, ये रोचक भी होना चाहिए। मनोरंजन से भी इसे जोड़ा जाता है, क्योंकि अगर रोचक नहीं होगा, बोरिंग और उबाऊ होगा, आदमी एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 3 दिन देखेगा, एक स्टेज आएगी कि आदमी आपको देखना, पढ़ना, सुनना बंद कर देगा। तो आपका पाठक, आपका श्रोता, आपका दर्शक आपको पढ़े, आपको देखे, आपको सुने, इसलिए जरूरी है कि इट मस्ट बी इंटरेस्टिंग। और इंटरेस्टिंग कब होगा? जब उसमें मनोरंजन का होगा या कुछ ऐसे अंदाज में लिखा जाएगा कि वो मनोरंजन लगे। एक सवाल आता है कि ये जो व्यवसाय है, ये व्यवसाय कब स्टार्ट हुआ होगा? तो इससे थोड़ा सा और पीछे जाते हैं तो हमारा पूरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। थोड़ा सा मास कम्युनिकेशन की तरफ घूमते हैं और मास कम्युनिकेशन से पहले हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन जो शब्द है उसका बहुत सीधा साधारण सा मतलब है टू मेक कॉमन, चीजों को सामान्य कर देना, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना। दिस इज कम्युनिकेशन। कम्युनिस्ट शब्द से निकला है, ठीक है, और उसका मतलब ये होता है कि इसे कॉमन कर देना किसी चीज को। तो कोई चीज कॉमन कैसे होगी? जब लोगों तक पहुंचेगी, कि एक मस्तिष्क से संप्रेषण हुआ, दूसरे तक पहुंचा, वो कम्युनिकेशन। ठीक। अब मास कम्युनिकेशन क्या है? कि किसी माध्यम से या किसी चीज के द्वारा मैक्सिमम लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, मासेस तक अपनी बात पहुंचाना, दैट इज मास कम्युनिकेशन। ठीक है। तो कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर आप भारतीय संदर्भ में बात करें
इसीलिए जो है हिंदुस्तान में पत्रकारिता के संदर्भ में हम कहते हैं कि नारद जो है, नारद मुनि पहले पत्रकार बन के हम गुरु भी मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम क्या था कि सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अगर हम इंडियन माइथोलॉजिकल हिस्ट्री उठा करके देखें तो हमें नारद एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसका पेशा ही ये है, जिसका काम ही है, जिसका कार्य ये है कि वो सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। तो हमारे समाज में हालांकि वो एक नकारात्मक संदर्भ में फ्रेज यूज होता है, शब्द यूज होता है कि हम जो आदमी सूचनाओं को इधर से उधर करता है उसे कहता है ये तो नारद मुनि है। वो अलग बात है कि हमने उस कॉन्सेप्ट को बहुत छोटा सा बना लिया है, बहुत संकीर्ण दायरे में सोचते हैं कि इसकी वजह से झगड़े हुए। तो झगड़े हुए या कुछ भी हुआ उसके पीछे हम मोटो नहीं देखते, ऑब्जेक्टिव नहीं देखते, उद्देश्य नहीं देखते कि नारद का जो ऑब्जेक्टिव है उसका ऑब्जेक्टिव तो लोक कल्याण है। चाहे वो झगड़े हो, लड़ाई हो, कुछ भी हो कि नारद मुनि ने ये करवा दिया, नारद मुनि ने वहां सूचना ना दी होती तो ये युद्ध ना होता, लेकिन उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है उस हर चीज के पीछे नारद मुनि का ऑब्जेक्टिव है लोक कल्याण। तो वहीं से हम संदर्भ को उठा करके चलते हैं कि हिंदुस्तान का जो आदि पुरुष है पत्रकारिता का, या जो मॉडर्न आदमी है जेम्स ऑगस्टिन हिक्की, जिसने पहला न्यूज़पेपर बंगाल गजट के नाम से निकाला है या कलकत्ता एडवर्टाइजमेंट जर्नल्स के नाम से उसे जानते हैं, उनका क्या मोटो है? वो अपने पहले एडिटोरियल में क्या लिखते हैं? 1781 में जब उन्होंने बंगाल गजट निकाला तो उनका पहला एडिटोरियल है, उसमें वो लिखते हैं कि ये अखबार मैं अपनी आत्मा और मन की स्वतंत्रता के लिए निकालता हूं। तो ये मूल चीज इस देश के मीडिया की जो नींव है, इसी अवधारणा पे हम काम करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव है जन कल्याण, लोक कल्याण, चाहे वो नारद का रहा या हिक्की का रहा। ठीक है, वहां से इस पत्रकारिता के सफर की शुरुआत हुई। ठीक है, और वो सफर चलते रहते मॉडर्न एरा में यहाँ तक पहुंचा है कि आज हम सबके सब जो है जर्नलिस्ट हो गए, अपने घरों में बैठ करके एज ए सिटीजन जर्नलिस्ट हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं। आज की तारीख में हर आदमी जो है वो सूचनाएं प्रदान कर रहा है, सूचनाएं दे रहा है। अब सूचना देने के माध्यम अलग अलग है। जो मॉडर्न एरा है इसमें हमारे पास न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविजन है और लेटेस्ट इंटरनेट या सोशल मीडिया जिसे हम कहते हैं वो हमारे पास मौजूद है। ये सारे माध्यम हमारे पास लोगों को सूचनाएं देने के हैं। तो इसमें पुराने दौर को छोड़ दिया जाए कि राजा महाराजा जब सूचना दिया करते थे तो शिलालेख लगवाया करते थे, मुनादियां बिठवाया करते थे कि जनता को, आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, वो डम 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 करके आ रहा है एक आदमी और कह रहा है सुनो 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 राजा का ये आदेश है या ये चीज है। तो ये सूचनाएं निकालने का व्यवसाय हुआ करता था। ये व्यवसाय आता है जर्नलिज्म की तरफ जब हम इसे समाचार पत्रों से जोड़ के इसकी बात करते हैं। तो समाचार पत्र जब निकलना शुरू होते हैं तो उससे पहले हमें ये समझ लेना जरूरी है कि समाचार पत्र है क्या। मतलब ये जो शब्द है इसका सामान्य अर्थ क्या है या इसकी फुल फॉर्म क्या है। न्यूज ये चारों दिशाओं का बोध कराता है शब्द, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यानी कि चार हमारी दिशाएं होती हैं। पेपर शब्द भी अपने आप में कुछ कहता है। तो पेपर शब्द क्या कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना जरूरी है। प्रेजेंट एंड पास्ट इवेंट रिपोर्ट, यानी कि चारों दिशाओं की बात हो रही है। प्रेजेंट एंड पास्ट इवेंट रिपोर्ट, इसमें एक चीज छूट गई है, वो चीज है फ्यूचर। इसका मतलब फ्यूचर का क्या जर्नलिज्म से कुछ लेना देना है? फ्यूचर का जर्नलिज्म से लेना देना हो सकता है, लेकिन जब भी न्यूज की बात होगी तो फ्यूचर का न्यूज से कोई बहुत लेना देना नहीं है। हम ये कह सकते हैं
कि कोई घटना घट रही है, हमें मालूम है। हमें यह भी मालूम है कि कोई घटना घट चुकी है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि ये घटना भविष्य में घटेगी। इस तरह की खबरें जब भी कहीं मिले या पाई जाए कि भाई भविष्य में ऐसा होगा, हम चांद पे बस्तियां बसा लेंगे, हम मंगल पे बस्तियां बसा लेंगे, ये भविष्य की बात है। तो ये खबर तो होगी, लेकिन किसी आदमी के स्टेटमेंट के साथ कि मिस्टर एक्स जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कहा, या किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा है कि हम ये प्रयास कर रहे हैं, हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो जाएगा, वी कैन नॉट से, हम ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि भविष्य का पता नहीं है। भाई चोरी हो रही है, आप जानते हैं, चोरी होने वाली है ये हम नहीं जानते, चोरी हो चुकी है हम जानते हैं। तो जिस चीज को हम नहीं जानते हैं उसमें फैक्ट नहीं है, और न्यूज की खूबी है कि उसके अंदर फैक्ट होता है। अगर फैक्ट नहीं है तो खबर नहीं। किसी का स्टेटमेंट के साथ हो सकती है, किसी और चीज के साथ हो सकती है कि वैज्ञानिकों के ये आंकड़े हैं, डाटा के साथ हो सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि फैक्ट हो। कुल मिला के जो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर अनसर्टेन है। तो जो चीज अनसर्टेन है उस पर बहुत बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिन चीजों का पता नहीं है वो खबर नहीं हो सकती। जो आगे हम एलिमेंट्स होती है उसकी बात करेंगे, तो सबसे बड़ी बात होती है कि तथ्य हो उसमें और सच, और फ्यूचर सच होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये जनरल बात है कि भाई ये न्यूज है और ये पेपर है। न्यूज की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, अलग अलग तरह से उसे डिफाइन किया गया है। तो लेकिन कोई भी एक परिभाषा ऐसी नहीं है जिसमें सारी दुनिया एक मत हो, यहाँ ये न्यूज की सर्वमान्य परिभाषा है। जिस तरह से न्यूज की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, उसी तरह से न्यूज़पेपर की भी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है कि इसी को हम समाचार पत्र कहेंगे। कुछ लोगों के लिए समाचार पत्र जो है अपने समाज, राज्य, राष्ट्र, विश्व और अंतरिक्ष की घटनाओं का विवरण हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मौसम से लेकर के फुटबॉल का मैच, क्रिकेट का मैच, वो उनके लिए समाचार पत्र हो सकता है जिसमें उसका विवरण हो। तो लोगों की अलग अलग चॉइस होती है, अलग अलग आधार पर चीजों को मान के चलते हैं, लेकिन कुछ चीजें जरूर हैं कि ये जो है दैनिक घटनाओं का जो विवरण है, ये एक इतिहास है जिसे वर्तमान में लिखा जाता है और भविष्य में वो हिस्ट्री हो जाने वाला है। तो पत्रकार एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी चीजों को लिखे और उसे इस चीज को लिखना चाहिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। सामान्यतः अधिकांश जगह जो मान के चलते हैं कि हाँ ये न्यूज़पेपर है, उसका एक ही फिनोमिना है कि एक ऐसी चीज जो नियमित प्रकाशित हो रही है, नियमित अंतराल में प्रकाशित हो रही है, मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड है उसका, और उसमें दैनिक घटनाओं का विवरण है, उसका एनालिसिस हो सकता है, उसकी सूचना दे रहा है, व्याख्या कर रहा है या कुछ और एनालिसिस हो रहा है। ये पत्रकारिता में समाचार पत्र की परिभाषा सामान्यतः मान के चली जाती है। अब इसमें जो है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है वो कहता है कि समाचार पत्र एक ऐसा धारावाहिक प्रकाशन है जो नियमित है, और अजल्द है। अजल्द का मतलब जिसमें कवर नहीं है, अनकवर्ड है। अच्छा, ये परिभाषा अपने आप में इंपॉर्टेंस
जिल्द शब्द इस्तेमाल किया है, इस बात का मतलब है कि अगर उसमें जिल्द है, उसमें कवर है, तो इट विल नॉट बी न्यूज़पेपर, इट मे बी समथिंग एल्स। तो वो क्या होगा? यही बेसिक डिफरेंस अखबार और पत्रिका में होता है। मैगजीन कि मैगजीन जो होगी उसमें कवर होगा, अखबार में कवर नहीं होगा। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि आज की तारीख में अखबार में कवर होता है, उसे हम जैकेट बोलते हैं मीडिया की भाषा में। लेकिन वो जो जैकेट होता है उसका अगर हम देखें सीधे सीधे तो अखबार से कोई लेना देना नहीं है, वो तो एडवर्टाइजमेंट है। एक विज्ञापन के रूप में अखबार को एक जैकेट पहनाया जाता है और ऐसा लगता है कि अखबार यही है, लेकिन फ्रंट पेज जब आप देखेंगे तो कहीं आपको उसमें खबरें नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन है। ठीक है, तो ये अजित धारावाहिक प्रकाशन है। ठीक है, सामान्यतः अखबार से एक कॉमन आदमी समझता है कि रोज छपने वाली चीज, लेकिन सिर्फ रोज छपने वाली चीज ही अखबार है ऐसा नहीं है। उसे हम दैनिक अखबार कह सकते हैं, डेली न्यूज़पेपर। ठीक है, दैनिक समाचार पत्र। लेकिन न्यूज़पेपर पाक्षिक हो सकता है, अर्धपाक्षिक हो सकता है, साप्ताहिक हो सकता है, मासिक भी हो सकता है। ठीक, इस तरह इन सारे टाइप्स के न्यूज़पेपर होते हैं। तो न्यूज़पेपर की जो परिभाषा है उसमें जो चीज हमें इन्फ्लुएंस करती है और जो चीज सीधे सीधे अखबार को प्रभावित करती है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। जो पोस्ट ऑफिस एक्ट है वो क्या कहता है कि अखबार क्या है? तो भारतीय पोस्ट ऑफिस अधिनियम कहता है कि जो भी चीज छप रही है उसके जो प्रकाशन की अवधि है 2 अंकों की, यानी जो 2 इश्यूज हैं उनके बीच के उसके बीच प्रकाशन में 30 दिन से ज्यादा का अंतर ना हो। यदि यह अंतर 30 डेज से ज्यादा का है तो पोस्ट ऑफिस इसे अखबार नहीं मानेगा। सामान्यतः ये होता है ठीक है, पोस्ट ऑफिस अखबार नहीं मानेगा, बाकी के लोग तो मान लेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क थोड़ा सा ये पड़ता है कि जब हम अखबारी दुनिया में काम कर रहे होते हैं या हम अपना कोई न्यूज़पेपर निकाल लें, अपना कोई प्रकाशन शुरू करें, तो एक दिक्कत हम फेस करेंगे कि पोस्ट ऑफिस अगर उसे न्यूज़पेपर मानेगा तो पोस्ट ऑफिस उसे न्यूनतम दरों में आपके पार्टनर तक पहुंचाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पोस्ट ऑफिस कहता है कि जो अखबार है, अखबार पोस्ट करने का हम 10 पैसे लेंगे, 5 पैसे, 15 पैसे, कुछ भी एक अमाउंट मान लीजिए उसने किया, कि साथ 1 रुपये में अखबार पहुंचाएगा। अब वो 1 रुपये में उस अखबार को पहुंचाएगा, चाहे आपका 4 पन्नों का हो, चाहे वो 8 पन्नों का हो, चाहे वो 12 पन्नों का, 16। उसका वेट तो अच्छा खासा हो जाएगा, 12, 14, 16 पेजेस का। तो ये फर्क पड़ जाएगा। अगर उसकी अवधि 30 दिन से ज्यादा तो पोस्ट ऑफिस कहेगा कि ये न्यूज़पेपर नहीं है। तो जैसे ही वो ये कहेगा कि ये न्यूज़पेपर नहीं है, वैसे ही क्या होगा, जो चीज वो पोस्ट ऑफिस 1 रुपए में या 50 पैसे में पहुंचा रहा था, उसी के वो आपसे 150 रुपए ले लेगा। तो हमें एक इशू तो बेचना नहीं होता है, बहुत सारे इशू तो इससे होते हैं, हमारे पाठक तमाम जगह फैले होते हैं। तो वहां पे जो फाइनेंशियल क्राइसिस हम झेलेंगे कि 1 रुपए की चीज के हम 50 रुपए दे रहे हैं, 50 टाइम्स ज्यादा हमें पे करना पड़ रहा है, तो हम ध्यान रखते हैं। अब तो इतना ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता, ई पेपर का जमाना आ गया, लेकिन एक दौर था कि जब आदमी इस चीज का ध्यान रखता था कि कम से कम 30 दिन के अंदर छप जरूर जाए, नहीं तो पोस्ट ऑफिस चार्ज ज्यादा करेगा पोस्ट करने के। ठीक है, क्योंकि वेट के हिसाब से मेरे पास हमें कई गुना ज्यादा पड़ जाएगा। ये पोस्ट ऑफिस अधिनियम कहता है कि ये न्यूज़पेपर की परिभाषा है। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 कहता है कि कोई भी मुद्रित पत्र जो निश्चित अवधि में प्रकाशित होने वाला होता है, जिसमें कि सार्वजनिक समाचार हो या जो
सार्वजनिक समाचार है उन पर टिप्पणी हो, उसको समाचार पत्र कहा जाता है। ठीक है, ये 1867 का जो प्रेसिडेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट है वो कहता है। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 कहता है कि कोई भी नियमित अंतराल पर प्रकाशित होने वाला पत्र जिसमें समाचार हो या उन पर टिप्पणी हो, चाहे वो सरकारी सिस्टम में ही क्यों छप रहे हो, जो गजट निकलता है उसमें प्रकाशित हो रहे हो वो चीजें, उसको हम समाचार पत्र मान के चलेंगे। ये सामान्यतः वो परिभाषा देते हैं। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि जो न्यूज़पेपर है उसकी कोई सिंगल सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। हर चीज में, यहां तक कि जो एक्ट आए हैं, जो हमने 1, 2, 3 आपको अलग अलग बताए हैं, उसमें भी चीजें अलग अलग तरीके से डिवाइड की गई है। हाँ, एक चीज जरूर है, कॉमन चीज जो हमने देखी है वो ये कि सार्वजनिक समाचार या उन समाचारों का टिप्पणियां, ठीक है, उसको हम न्यूज़पेपर मान के चलेंगे। बाकी पोस्ट ऑफिस 30 दिन की बाउंडेशन लगाया था कि 30 डेज में कम से कम होना चाहिए, बाकी किसी और ने ऐसी बाउंडेशन लगाई नहीं। ठीक है, तो ये समाचार पत्र की एक परिभाषा है। तो जिस तरह समाचार पत्र की परिभाषा एक नहीं है, उसी तरह समाचार की भी परिभाषा एक नहीं है। सामान्यतः कोई कह देता है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, ये समाचार की परिभाषा हो गई। तो ये कहता है कि सार्वजनिक रुचि के, इधर से आप करके हुए उनका कहना यह है कि सार्वजनिक रुचि के जो भी चीजें हैं वो समाचार जिसमें लोगों की रुचि। एक परिभाषा यह है कि समाचार वो है जिससे कोई छुपा ना जाए, कि ये पब्लिक डोमेन में ना जाए, पब्लिक के पास ना जाए, कॉमन ना हो जाए। अगर कोई चाहता है कि चीजें कॉमन हो जाए, बहुत बारीक सी लाइन है, उस चीज को समझने की जरूरत है। दोनों चीजों में फर्क है कि अगर कोई ये कह रहा है कि चीजें कॉमन हो जानी चाहिए, भाई प्रेस को बताइए, मीडिया को बताइए, दैट इज नॉट न्यूज। कॉमनली हम मान के चलते हैं कि खबर है, लेकिन वो खबर नहीं है, वो प्रचार। आपने अपना प्रचार कर ये चीजें कॉमन हो जाए, हमने कराया, पीपल शुड नो। हालांकि बहुत सारे लोग मान के चलते हैं कि नहीं, वो भी खबर ही है, और है ही वास्तव में खबर। देखा जाए तो भाई कोई कल्चर फंक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई घटनाक्रम घट रहा है और लोगों की जानने की इच्छा है, हमने बताया, दैट इज अ न्यूज़। लेकिन इस बताने के पीछे अगर कोई विशेष व्यक्ति कि नहीं ये सारी चीजें पब्लिक को बताई जाए, तो पब्लिक उसे लेगी तो ऐसे न्यूज़ ही, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत होता है, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत स्लो प्रोसेस के अंदर पब्लिक का एक माइंडसेट चेंज है, जिससे किसी व्यक्ति का उद्देश्य होगा जो वो मैसेज को ड्रॉप कर रहा है या मैसेज को कन्वे कर रहा है। तो किसी मोटो के साथ कर रहा है ना, तो उसका जो मोटो होगा वो अपने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस मैसेज को ड्रॉप कर रहा है। तो कुछ लोग उसे भी समाचार मान के चलते हैं। कुछ का कहना यह है कि घटनाओं का एज इट इज विवरण जो पक्षपात से रहित हो, जिसमें किसी का पक्ष न लिया जा रहा हो, वो समाचार, उसको वो लोग मान के चलते हैं कि वो न्यूज़ है, वो समाचार है। तो अब ये सारी चीजें अलग अलग तरह से कही गई हैं। कोई चलपति राव साहब थे, वो कहते थे कि न्यूज़ वो है कि
कुछ चेंज हो गया, कुछ बदल गया है। भाई जो चीजें यथावत है एवरीबडी नोज, लोग जानते हैं कि हाँ ये ऐसा है, लेकिन उसमें कुछ चेंज आ गया, कुछ बदल गया है, या लेकिन वो चीज वहां से हट गई है, चाहे वो किसी पद पर बैठा हुआ है, चाहे किसी जगह कोई महत्वपूर्ण नहीं माना, ठीक है। तो वो अगर चेंज हो रहा है तो इंफॉर्मेशन ऑफ चेंज इज नोन एज न्यूज। कुछ लोग कहते हैं कि जिनमें कुछ विशेष एलिमेंट होंगे वही चीज खबर होगी, जैसे कि कुछ नई जानकारी होगी, कुछ नया होगा, मैक्सिमम मेजॉरिटी की रुचि होगी, कोई एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन होगी, या इंफॉर्मेशन चेंज की होगी कि कुछ बदलाव हो गया है, उसकी सूचना होगी। ये 4-6 चीजें अगर इसमें है तो वो खबर होगी, ये एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तब हम उसे खबर मानेंगे। तो ये प्रेमनाथ चतुर्वेदी साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि चेंज होना चाहिए, या कुछ एक्साइटिंग होना चाहिए, या कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, या मेजॉरिटी की का जो है इंटरेस्ट होना चाहिए, तब उसको हम न्यूज बोलेंगे। अब जब एलिमेंट की हम बात करेंगे तो एलिमेंट न्यूज के बहुत सारे होते हैं, कि समसामयिक, अगर करंट में उसका कोई मतलब नहीं है तो बेकार है, नवीनता हो, अगर उसमें कुछ नयापन नहीं है तो बेकार है, क्योंकि चीज बासी हो गई, पुरानी हो गई, एवरीबडी नोज, सबको मालूम है, वो कॉमन हो चुकी है, हमने कॉमन करना है। तो जो चीज कॉमन हो चुकी है हम कॉमन कैसे कर सकते हैं, तो वो न्यूज की जो वैल्यूज है वो उसमें कंसिडर नहीं किए एलिमेंट्स में से। वो भी एक एलिमेंट है कि जिसमें हमारा कुछ हित है, हम क्या चीजें देखना चाहेंगे कि यार मेरा फायदा नुकसान किस में है। आदमी उस चीज को जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है कि अच्छा ये रूल बन गया, रेलवे का टिकट सस्ता हो गया, महंगा हो गया, फाइनेंस इन्वॉल्व हो गया, यानी कि धन भी एक एलिमेंट होगा, ठीक है। साहस, कि किसी ने एवरेस्ट फतेह कर ली, या दुश्मन देश में कुछ विशेष काम कर डाला, कोई भी साहस का कार्य हो, वो एक एलिमेंट माना जाता है खबर का। नोवेल्टी, कुछ नया ढूंढ डाला, कुछ नया निकाल डाला, कोई डिस्कवरी है, ठीक है। साइंस ने कोई नया इन्वेंशन कर लिया, विज्ञान ने कुछ कर डाला, वो उसका एलिमेंट होगा। हेल्थ में आदमी बहुत कॉन्शियस होता है हेल्थ और इन सारी चीजों के बारे में, उससे रिलेटेड कोई सूचना है तो वो एक एलिमेंट हेल्थ इशू होगा उसका। कोई नई दवाई बन गई, कोरोना का टीका ढूंढा गया, इज न्यूज। क्यों? क्योंकि उसका एलिमेंट हेल्थ, ठीक है। दुर्घटनाएं हैं, तमाम तरह की दुर्घटनाएं हो जाएंगी, तो जो जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे वो जीवन रक्षक उपाय या जीवन के खतरे कह सकते हैं, भूकंप आ गया, ट्रेजेडी आ गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें एलिमेंट में आएगी। रहस्यमयी चीजें, रहस्य अपने आप में उसका एक एलिमेंट। वीर अभिनंदन साहब को जो है वीर चक्र दे दिया गया, तो हमने सम्मान किया, तो क्या है ये वीर, ये एक न्यूज का एलिमेंट माना जाता है। साहस का कार्य है, कुछ असाधारण घट जाना, कुछ विशेष घट जाना, ये न्यूज का अपने आप में एक एलिमेंट, जो चीज अलग है, ठीक है। यश, कीर्ति, तो ये सारे जो है सामान्यतः न्यूज एलिमेंट मान के चले जाते हैं कि आदमी ने कुछ आविष्कार किया, कुछ खोज कर डाला, या आदमी की प्रोग्रेस की कोई बात है, कल्चर की बात है, ब्रदरहुड की बात है, संस्कृति पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कल्चरल प्रोग्राम न्यूज का हिस्सा होता है।
बंधुत्व की भावना है, बंधुत्व का कुछ हो है, तो ये सारी चीजें न्यूज एलिमेंट में आती हैं, न्यूज एलिमेंट में काम की जाती है, गिरी जाती है। सामाजिक सुरक्षा है, आदमी की सुरक्षा है। चेंज की हम लगातार बात करते हैं, तो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये 3 चेंज ऐसे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण। कि सामाजिक रूप से कुछ बदलाव हो गया, खबर होगी, क्योंकि सोशल चेंज एक एलिमेंट होगा उसका। पॉलिटिकल रूप से कोई बदलाव हो गया, खबर होगी, ठीक है। इकोनॉमिक रूप से कोई बदलाव हुआ, खबर होगा। ये सारे न्यूज के एलिमेंट है। तो ये सारी चीजें और बहुत सारी चीजें हैं कि इनमें से कुछ होगा तो ये एक खबर होगी। खबर है तो इन चीजों में से कोई ना कोई चीज उसके अंदर होगी तभी वो खबर है, नहीं तो नहीं होगी। एक्साइटमेंट नहीं है, उत्तेजना नहीं है, पैसे की बात नहीं हो रही है, सुरक्षा की बात नहीं हो रही है, हेल्थ की बात नहीं हो रही है, तो खबर कहाँ है? साइंस की बात नहीं हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही है, तो इसका मतलब खबर नहीं है। उसमें ऐसी कोई चीज है ही नहीं। तो खबर होने के लिए कोई एलिमेंट होना उसमें बहुत जरूरी है कि इनमें से कोई चीज है, इसलिए ये खबर है, ठीक है। ये जनरल बात है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि आखिरकार इस पूरी मशक्कत के उद्देश्य क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या न्यूज के ऑब्जेक्टिव है, न्यूज़पेपर के ऑब्जेक्टिव है, ये जो हमारा प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव भी क्या है। तो बेसिकली 2-3 पार्ट में हम उन चीजों को डिवाइड करके चलते हैं कि हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है न्यूज का सूचना देना, टू इन्फॉर्म, ठीक है। सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव है इंटरटेन करना, मनोरंजन करना, कि सूचना दी हमने लेकिन वो सूचना मनोरंजक हो, मनोरंजक ढंग से दी गई हो, बोरिंग ना हो। और तीसरा हमारा मुख्य उद्देश्य होता है व्याख्या करना, एनालिसिस करना। वो जो सूचना हम दे रहे हैं उसका एनालिसिस करना कि इस सूचना को देने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है ना। और एक और ऑब्जेक्टिव हम लेकर के चलते हैं कि इस पूरे वर्क का एक और ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू गाइड, हमें मार्गदर्शन करना है। किसका मार्गदर्शन? अपने पाठक का, अपने दर्शक का, ताकि वो आपकी दी हुई सूचना के अनुसार, आपके किए हुए एनालिसिस के अनुसार सही और गलत का फैसला कर सके। तो हमें उसे गाइड करना है, उसका एक ओपिनियन बनाना है, ओपिनियन क्रिएट करते हैं। इसलिए हम लोगों को क्या कहा जाता है? ओपिनियन लीडर्स। कि हम लोग ओपिनियन बनाते हैं, समाज में ओपिनियन बनाते हैं, सोसाइटी में ओपिनियन बनाते हैं। और सिर्फ हम ही लोगों को नहीं, बहुत सारे प्रोफेशंस के लोग हैं जिन्हें ओपिनियन लीडर्स कहा जाता है। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, टीचर्स हैं, और ग्राम प्रधान से लेकर के आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक, ऑल दे आर ओपिनियन लीडर्स। क्योंकि ये जनता का एक ओपिनियन बनाते हैं, जनमत को तैयार करते हैं। और तैयार किसके माध्यम से करते हैं? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर एक सिंबॉलिक है, वो रेडियो, टीवी, आजकल मॉडर्न एरा में बहुत सारे मोड हो गए कम्युनिकेशन के, लेकिन हम इन जनरल बात करते हैं कि प्लेटफॉर्म यही है, ठीक है। तो लेकिन किसी लीडर ने कोई स्टेटमेंट दिया, किसी भी व्यक्ति ने कुछ कहा, तो हम उसका एनालिसिस करते हैं ना कि ये अगर ये कह रहा है तो इसका एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष ये है। ये काम तो मीडिया ही करता है। कहने वाले ने तो अपनी बात कह दी कि साहब हम चांद पहुंच जाएंगे, लेकिन ये पहुंच भी पाएंगे, ये सिर्फ ये एक शिकूफा है। तो हम क्या करते हैं? हम पूरा एनालिसिस करते हैं कि भाई अभी हम कानपुर से लखनऊ को उड़ नहीं पा रहे हैं, या इस शहर से वहां तक की फ्लाइट तैयार नहीं है, हम अपना कोई उपग्रह स्थापित कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या हम चांद पहुंच जाएंगे? ये एक जनरल बात है, उपग्रह हमने स्थापित किया है, एक एग्जाम्पल के तौर पर।
तो एक ऐसा देश जिसके पास ये बेसिक सुविधाएं भी ना हो, उसके पास कोई वैज्ञानिक ही नहीं है, वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस की पोजीशन वो नहीं है कि जहाँ बेहतर साइंटिस्ट तैयार कर पाए, और आप कहें कि हम अगले 10 साल में मंगल में बस्तियाँ बसा लेंगे, तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो वो जो जनमत अपने पक्ष में हीरोइक जनमत तैयार किया जा रहा, उसे मीडिया ने क्या किया, रियलिटी दिखा। इसीलिए बचपन में पढ़ा होगा साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो मीडिया भी समाज का दर्पण। सोसाइटी का जैसा चेहरा होगा तो मीडिया से मेरा वो वैसा ही दिखाई देगा। अब आपका चेहरा खराब है तो कोई क्या करे। तो सामान्यतः जो कहा गया है, अभी पीछे एक परिभाषा में हमने बात करी कि जो छुपाना चाहता है बेसिकली वही न्यूज है। तो इस चीज को इस तरह से समझ लीजिए कि ओरिजिनल फेस तो बहुत भद्दा है, लेकिन मेकअप करके स्क्रीन पे बेहतर दिखाया जा रहा है। तो स्क्रीन पे दिखाया जाने वाला चेहरा ओरिजिनल नहीं है, ये तो आपने बताया है, ये तो आपने सामने लेके आए हैं कि भाई ये चीजें हमने ये कर डाला है, वो प्रचार है। जो छुपाया गया है वो खबर है, ठीक है। ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गए कि भाई सामान्यतः ये 4 उद्देश्य न्यूज़पेपर के होते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे हम लगातार एक बात कर रहे हैं फैक्ट की, वे फैक्ट होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए। अगर चीजों में सच्चाई नहीं है, सच नहीं है, तो वो समाचार नहीं हो सकता। तो सच्चाई एक बेहद इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज है कि समाचारों में सच्चाई हो, मतलब कि जो भी लिखा जा रहा हो वो झूठ ना हो, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ना लिखा जाए। अगर वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर लिखा गया या पक्षपात के साथ लिखा गया या किसी एक पक्ष की हम बात कह दें, तो वो खबर नहीं हो सकती। मतलब कहने को खबर हो जाएगी, लेकिन कायदे से वो खबर नहीं है, क्योंकि हमने दूसरा पक्ष जाना ही नहीं। इसलिए आप हमेशा पाते होंगे कि जब एक पक्षीय खबर होती है तो उसमें 1-2 लाइन जरूर लिखी रहती है कि संबंधित व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास किया गया और वो हो नहीं पाया, कि उनका पक्ष हम जान नहीं पाए, या उन्हें फोन किया गया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है जो कि हमें ध्यान रखनी होती है किसी न्यूज के लिए, कि उसमें दूसरा पक्ष है या नहीं। एक शब्द होता है स्पष्टता, यानी कि क्लियरिटी। बिल्कुल, तो समाचार हमेशा ऐसा हो कि जिसमें किसी भी पाठक को समझने में बेहद आसान, मतलब वो स्पष्ट लिखा गया हो, सो स्पष्ट हो चीजें, घुमा फिरा के बात न कही जाए, तो सीधे सीधे अपनी बात कही जाए, वो न्यूज के लिए महत्वपूर्ण है। ये भी एक बात न्यूज में होनी चाहिए। बात कम शब्दों में कही जाए, छोटी हो, कम शब्दों में बात कह देना एक बहुत बड़ी कला है, और सामान्यतः ये माना जाता है कि एक बुद्धिमत्ता की निशानी है कि इंटेलेक्चुअल आदमी 2 लाइन बोलेगा, लेकिन 2 लाइन में सारी बात कह देगा। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम शब्दों में कही बात जिसके बहुत ज्यादा अर्थ होते हैं, वो उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान देने की जरूरत है। सुरुचि, समाचार जो है एकदम सुरुचिपूर्ण ढंग से हो, जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि एंटरटेनिंग हो, बोरिंग ना हो, कि व्यक्ति उसे पढ़ने के बाद पूरा पढ़ना चाहे। ऐसा ना हो कि सिर्फ उसने हेडलाइन पढ़ी और खबर छोड़ दिया कि यार पढ़ने लायक नहीं है, या थोड़ा सा उसे लगा कि और पढ़ लूं 2-4 लाइनें, तो वो सिर्फ इंट्रो पढ़ पाया और इंट्रो के बाद उसने आगे नहीं पढ़ा।
वो एक लघु कथा की तरह होना चाहिए, पूरी कहानी या उपन्यास ना होकर के एक लघु कथा की तरह समाचार लिखा जाना चाहिए। इसीलिए एक और फ्रेज अक्सर मीडिया की दुनिया में सुनने में आता है या आप लोग जानते हैं कि न्यूज क्या है, बहुत जल्दी में लिखा गया साहित्य। तो दो पैरेलल चीजों पर हम काम कर रहे हैं कि न्यूज लिटरेचर भी है और न्यूज हिस्ट्री भी, दो चीजें एक साथ होंगी कि वो साहित्य भी है और इतिहास भी है। और कैसा साहित्य? जो बहुत जल्दी में लिखा गया। साहित्य के लिए आप जानते हैं कि वो आराम से तसल्ली से सोच समझ के लिखा जाता है। एक बार लिखा गया, उस कॉपी में काट छाट हुई, दूसरा आया, तीसरा प्रूफ आया, चौथा प्रूफ आया, इस तरह से हम एक लंबा समय किसी लिटरेचर को लिखने में सामान्यतः लेते हैं कि उसमें इम्प्रूव करते रहे, हम उसकी स्क्रिप्ट बदलते रहे। लेकिन यहाँ पे हम पे टाइम प्रेशर होता है, इसलिए टाइम प्रेशर के साथ हमें काम करना पड़ता है कि 12 बजे का जिस पेपर में छूट जाना है 12 ही बजे छूटना है, जो बुलेटिन 8 बजे का वो 8:01 नहीं होता, 8 ही बजे निकलता है। तो समय के साथ दौड़ने वाला मामला है, इसलिए इसे कहते हैं कि जल्दीबाजी में लिखा गया साहित्य। तो खबर साहित्य भी, खबर इतिहास भी है, खबर वर्तमान भी है। जब दिन गुजर जाएगा तो वो हिस्ट्री बन जाएगी और वर्तमान में तो मामला चलेगा। ठीक है, ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स न्यूज के हैं, खबर के हैं। जहां तक सवाल इस बात का है कि सोसाइटी पे क्या इफेक्ट है या क्या इसका रोल होना चाहिए या क्या आज तक इसका रोल रहा, हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करें तो इट वॉज ए मिशन ऑलवेज, नाउ इट इज ए प्रोफेशन। Nowadays we can say that it is not only a profession but it converts into corporate। लेकिन एक दौर रहा अपने पैदाइश के जमाने से लेकर के 100-150 वर्षों तक कि जब हमने हिंदुस्तान की पत्रकारिता को देखा कि एक मिशन की तरह इसने काम किया और उसके पीछे उद्देश्य लोक कल्याण की हमेशा, और अखबारों की, संपादकों की, पत्रकारों की जेल से आने जाने की घटनाएं बहुत कॉमन रही इस देश में। एक ही जिसने एस्टेब्लिश किया था वही सबसे पहले जेल यात्रा करके आया ब्रिटिश दौर में। और अगर हम कानपुर के संदर्भ में बात करें तो कानपुर से एक बहुत बड़ा नाम निकल के आता है, एक अखबार का और एक आदमी का जिसने मीडिया की दुनिया के लिए कुछ मानक स्थापित किए कि ये न्यूज होती है, ये न्यूज़पेपर होता है, ये वैल्यूज है और चीजों को इस तरह चलता है। उनका नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी, हमारे शहर में मेडिकल कॉलेज में उसके नाम है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक अखबार निकाला था अपने दौर में, प्रताप, और प्रताप लोगों की चेतना को जगाने के लिए काम करता और एकदम निर्भीक तरीके से विद्यार्थी जी इसमें काम करते रहे। महात्मा गांधी ने अपना अखबार निकाला हरिजन, और इस तरह हम देखते हैं कि तमाम जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुए उन्होंने इस देश की जनता को, जो उस दौर में बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको जागरूक करने के लिए जो मीडियम अपनाया दैट वाज कि अपनी बात मेजॉरिटी में लोगों तक पहुंचाना है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी था कि बाकी के मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे, ये सादा नहीं थे, हमारे पास ऐसे रेडियो उतना नहीं प्रचलित था, टेलीविजन तो था ही नहीं, तो इसलिए न्यूज़पेपर को मीडियम बनाया गया। आप फिल्में जरूर, अब चूंकि फिल्मों की बात आई है तो एक जनरल आइडिया फिल्मों का भी ले लीजिए। 2-4 लाइन में बताया था कि जो सिनेमा है, सिनेमा में भी एक अरसे से काम होता रहा, लेकिन जो पहली सफलता मिली जिन लोगों को, उन्हें हम ल्यूमियर ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, जिन्होंने
सबसे पहले पर्दे में कुछ चलते फिरते चित्र दिखाए लोगों को, और जो उनके पहली फिल्में थी, अराइवल ऑफ अ ट्रेन, द सी वार, लेडीज एंड सोल्जर्स ऑन व्हील, तो इन फिल्मों के साथ उन्होंने पूरी दुनिया का सफर किया है और जहां जहां चाहते रहे वहां वहां वो फिल्में शूट करते रहे। तो आज के दौर में हम हंस सकते हैं, लेकिन उस दौर की कल्पना कीजिए कि जब उन्होंने ट्रेन को शूट किया तो एक कैमरा है जो हिल नहीं सकता, बहुत बड़ा कैमरा है, सामने से ट्रेन आ रही है, जब सामने से कोई चीज आती है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि फोकस उस पर नजदीक आ रही है तो उसका साइज बड़ा होता है। तो जब पर्दे पर दिखाई गई पहली बार तो लोग उठ के भाग गए, या ये ट्रेन में पर्दा फाड़ करके बाहर आ जाएगी और हमें कुचल देगी। तो लोग इतने इनोसेंट थे, टेक्नोलॉजी इतनी कम थी। आज की तारीख में आप अपने मोबाइल पे सैकड़ों फिल्में वहां से शुरू की है। यही लोग हिंदुस्तान में पहली बार सिनेमा लेके आया, उस देश के लोगों को सिनेमा से परिचित कराया। मुंबई के वाटरसन होटल में उन्होंने पहला अपना शो 7 जुलाई 1897-96 के आसपास जो है दिखाया था। तो वहां से इस देश में सिनेमा की शुरुआत होती है। 5-7 साल 10 साल ऐसे ही गुजरे और फिर धीरे धीरे मतलब लोगों ने प्रयास किए, जैसे हीरालाल सेन वगैरह, किसी ने अपनी बायोस्कोप कंपनी बनाई, कोई विदेशों से कैमरे खरीद के लाया, किसी ने कलकत्ता में शो करने की कोशिश की। लेकिन इन सारी प्रोसेस के बीच जो पहली फिल्म हिंदुस्तान में बन पाई, उस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र, जिसकी लंबाई लगभग 37,000 फीट के आसपास थी और दादा साहब फाल्के ने इसे बनाया। तो फिल्में भी एक दौर में कम्युनिकेशन का बड़ा मीडियम थी, ठीक है, बहुत बड़ा माध्यम है। अब यहाँ पे एक संदर्भ और समझ लेना बहुत जरूरी है इंडियन कंटेक्स्ट में कि हमारे देश में जो पहली फिल्म बनी, ये कल्चरल वैल्यूज और सारी चीजों की बात होती है कि कौन सा समाज कैसा है, किस चीज को ग्लोरीफाई करता है। हमने नारद को अगर अपना आदि गुरु चुना है तो उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसके पीछे उसके भाव क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। और हिक्की ने इस देश में जब एक ब्रिटिश होते हुए यहाँ से अखबार शुरू किया तो किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ शुरू किया। तो वही चीज हम पाते हैं कि आप सिनेमा की दुनिया में देखिए कि आपने जो पहली फिल्म बनाई वो बनाई राजा हरिश्चंद्र। अब हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने जो पहली फिल्म बनाई वो बनाई उन्होंने द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। तो इस देश का कल्चर, इस देश की संस्कृति और वहां की चीजें यहां आपको बता कि हमारे लिए जो व्यक्ति नायक है वो एक ऐसा आदमी है जो सच पे टिका हुआ है, सच की बात करता है और सच के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करता है। फाइनली हम जानते हैं कि शमशान घाट में जाकर के चौकीदारी कर करता है और अपने ही बेटे के शव को मुफ्त में जलाने से अलाउ नहीं करता है कि नहीं ये करता है, मतलब ढूंढ के नहीं मिलती है वैसी प्रॉपर्टी। उसका हमने पहली फिल्म बनाई, हमारे लिए आराध्य चीज। और वेस्ट जिस चीज को ग्लोरीफाई कर रहा है वो क्या कर रहा है, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। तो पूरा हिसाब किताब समझ में आ जाता है। तो सिनेमा भी हमारे यहाँ मोड ऑफ कम्युनिकेशन बना, जो हम मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सिर्फ हम न्यूज और न्यूज़पेपर की बात नहीं करते हैं। आज की डेट में तो पॉडकास्ट से लेकर के ई पेपर से लेकर के तमाम चीजें हैं, सोशल मीडिया है, फेसबुक, ट्विटर। लेकिन एक दौर था जब हमारे पास सिर्फ अखबार थे। अखबार के बाद अगर कोई कम्युनिकेशन का मोड यहाँ शुरू हुआ तो वो था फिल्म, कि जब छोटी छोटी फिल्में लोगों
ज़्यादातर इस देश में जो फिल्में थी वो या तो पौराणिक थी, हमारे पौराणिक कैरेक्टर्स को लेकर के बनाई गई थी, चाहे वो पुंडलिक हो या राजा हरिश्चंद्र हो या कृष्ण बनाई जाए या भगवान राम पे बनाई गई, या फिर उन्होंने सोसाइटी को कोई मैसेज देने की कोशिश की। और ये दौर लगभग सन 60, 65, 70 तक चला। और 70s के इरा में हम देखते हैं कि अगर हम सिनेमा की भी बात करें तो थोड़ा थोड़ा दिशा भटकते हुए, जैसे मीडिया बढ़ता वैसे ही सिनेमा में दिशा भटकता। एक्चुअल में होता क्या है कि सोसाइटी, समाज, दुनिया जिस तरह से सोचती है वैसे ही हमें कम्युनिकेशन के मीडियम से जो मैसेज जा रहे होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है, या वॉइस वर्सा भी से आप कह सकते हैं कि उनसे जैसे मैसेज आ रहे हैं समाज भी वैसा बदलता हुआ नजर आता है। दोनों एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। अगर मीडिया खराब है, जैसे आजकल लगातार एग्जाम्पल होता है कि भाई मीडिया जो है, मीडिया के टॉप है, मीडिया में ये है, मीडिया में वो है, तो वो चीजें हमें सोसाइटी में भी तो दिखाई दे रही है। भाई मीडिया में भी जो लोग काम कर रहे हैं, सिनेमा में जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग कौन है, कहाँ से आ रहे हैं? किसी दूसरे ग्रह से आया तो करके तुम ला नहीं रहे हैं, तो इसी समाज के लोग, इसी सोसाइटी के लोग। तो यही लोग जब आ रहे हैं, यही लोग जब काम कर रहे हैं, तो जो चीजें निकल के आ रही हैं वो लगभग वैसे ही आ रही है जैसा हमारा समाज है, या जैसे हमारी सोसाइटी है। ठीक है, तो ये एक जनरल फिनोमेना है। तो किसी कम्युनिकेशन के मोड को दोष देना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कैसे हैं और हमारी दिशा क्या है, हमारे ओपिनियन लीडर किस तरह से काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए रिसर्च के टॉपिक हो सकते हैं आने वाले दौर में। हम ये देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा काम होता है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में कि चीजों का इम्पैक्ट क्या है, या हम एनालिसिस करते हैं चीजों का। और चीजें खराब नहीं है, अच्छी भी है, बहुत सारी है, मेजोरिटी में चीजें अच्छी है। कि सोशल मीडिया अगर आया तो अभी तक नहीं पढ़ रहा था, कोई स्टूडेंट है, कोई लड़की किसी यूनिवर्सिटी की, वो काम कर रही है कि सोशल मीडिया का जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनकी साइकोलॉजी पे क्या है, कि एक आदमी जिसे मालूम है कि वो इस दुनिया से जाने वाला है, भाई उसका समय कैंसर पेशेंट मतलब एक जनरल वो है कि आदमी बचेगा नहीं, तो वो सोशल मीडिया पे कैसे अपना समय गुजार रहा है, क्या चीजें देख रहा है, कितना इंगेज रखे हुए अपने आप को, कितना खुश है, कितना परेशान है। तो ये एकदम नया कॉन्सेप्ट था कि रिसर्च का एक टॉपिक ये भी हो सकता है। भाई अब तक तो हमने इन जनरल ये देखा था कि हाँ विमेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जेंडर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किसी विशेष वर्ग पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे स्टूडेंट एक कम्युनिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है सोशल मीडिया का, इस तरह की चीजें थी। लेकिन और रिफाइन करके उसे कि सिर्फ एक पर्टिकुलर डिजीज उठा करके उसके पेशेंट में अध्ययन किया जाए कि इन पे इसका क्या इम्पैक्ट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह के तमाम टॉपिक हमारे रिसर्च के आने वाले दौर में आप सब लोगों के लिए हो सकते हैं।